नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में हम वापस आते हैं उसी किताब पर जो पिछले एक साल से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, बापू 7 खंडों में लिखित ये किताब मधुकर उपाध्याय, बीबीसी के पूर्व समाचार संपादक, हिंदी सर्विस के लंदन और दिल्ली में, हिस्टोरियन, गांधीयन और कई सारी किताबों के लेखक। बुक नंबर 2, 7 खंडों में लिखित इस किताब के दूसरे भाग पर मैं हूं। और अभी तक आपने देखा किस तरह लंदन से वापस आकर मोहनदास अपनी वकालत जमाना चाहते हैं राजकोट और मुंबई में, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास को एक निमंत्रण पत्र लिफाफे में मिलता है जिसमें प्रिटोरिया, डरबन, साउथ अफ्रीका के 2 बिजनेसमैन उन्होंने इनवाइट किया है अपने वकीलों की मदद के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो लिखावटें थीं वो गुजराती में थी। गांधी भेजे जाते हैं यहाँ से, वो डरबन पहुँचते हैं और डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। रास्ते में सेंट पीटर मार्टिन बर्ग पर उनके साथ एक घटना होती है जब उन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उनका सामान फेंक दिया जाता है ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर के द्वारा। वो फिर पहुंचते हैं प्रिटोरिया किसी तरह घोड़ा गाड़ी से होते हुए, हिंदुस्तानियों की मदद लेते हुए, और वहां पर अपने मुवक्किल की मदद करते हैं। वहां भी उनके साथ दुर्घटना होती है और मुवक्किल जो उनकी विरोधी पार्टी है उससे वो समझौता करा देते हैं और मुकदमा जो कई सालों से फंसा था वो खत्म हो जाता है। अब गांधी के रहने की वजह साउथ अफ्रीका में नहीं बची थी, लेकिन क्या होता है उनके साथ यही देखते हैं आगे के चैप्टर में, जिसका नाम है 10,000 दस्तखत। जी हाँ, 10,000 दस्तखत इस चैप्टर का नाम। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा खत्म होने के बाद मोहनदास के लिए प्रिटोरिया में टिके रहने की वजह ना बची। इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी डरबन पहुंचे, हिंदुस्तान लौटने की तैयारी करे, परिवार और बच्चों के साथ रहे। वहां के काम से इतनी आमदनी हो जानी थी कि घर ठीक ठाक चलता रहे। नटाल से प्रिटोरिया यात्रा और प्रिटोरिया में हुए हादसे अपनी जगह थे, पर उसके लिए घर वापसी के कारण नहीं थे। मुकदमा पूरा होने से पहले व्यक्तिगत अपमान के कारण लौटता तो वो पलायन होता, लेकिन अब जाना अलग था। अपनी दुनिया में लौटना था जो उसके मन से निकलती नहीं थी। दादा, आपने जिस काम के लिए बुलाया था पूरा हो गया। मौका देने के लिए शुक्रिया, पर लगता है अब मुझे हिंदुस्तान लौट जाना चाहिए। जानता हूं कि आपने मुझे साल भर के लिए बुलाया था, पर मेरे लिए अब कोई काम है नहीं। आप अनुमति दें तो मैं अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दूं। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपकी मर्जी की कद्र करता हूं, लेकिन ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपने हमारे लिए बड़ी जंग जीती है, बड़ा सिरदर्द खत्म कर दिया है, इसलिए विदाई जश्न के साथ होगी। बड़ा जलसा होगा और दावत का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। विदाई के जलसे के लिए जगह सिडनहैम चुनी गई। सबको निमंत्रण भेजे गए। खबर की गई कि काम धाम छोड़कर एक दिन के लिए वहां पहुंचे सॉलिसिटर, बैरिस्टर, नटाल के प्रतिष्ठित लोग, अधिकारी, दोस्त अहबाब और दादा अब्दुल्ला की कंपनी में काम करने वाले लोग। लगता था मोहनदास के लिए पूरा नटाल उठकर सिडनहैम चला आया है। सिडनहैम में उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी, 4 लोग ताबेदारी में तैनात थे। इसकी आवश्यकता नहीं थी,
पर दादा की इच्छा का सम्मान होना ही था। वे नहीं चाहते थे कि विदाई समारोह में कोई भी कमी रह जाए। मन में था कि वो लौटे तो दक्षिण अफ्रीका की स्मृतियां सुखद हों, हादसे भूल जाएं। कमरे में अतिरिक्त सजावट जैसा कुछ नहीं था, पर उसकी सादगी खूबसूरत थी। बड़ी खिड़की ऊंची पहाड़ियों की ओर खुलती थी। एक तरफ टिपाई पर पानी का गिलास रखा था। सामने की दीवार पर आदम का शीशा लगा था। बीच की मेज पर कुछ किताबें और अखबार थे। उसने अखबार उठाया तो पहले पन्ने की कोने में छपी छोटी सी खबर पर ठहर गया। खबर का शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी कि हिंदुस्तानी मताधिकार। खबर घुमा फिराकर नहीं लिखी गई थी। आशय स्पष्ट था। लिखा था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को नटाल विधानसभा के चुनाव में मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने विधेयक तैयार कर दिया था। उस पर बहस हो रही थी और विधानसभा उसे पास करने वाली थी। मोहनदास के लिए एकदम नई सूचना थी। तब तक उसे पता नहीं था कि नटाल के हिंदुस्तानियों को वोट डालने का अधिकार है भी या नहीं। कमरे से बाहर निकलकर उसने दावत में आए लोगों से बात की। इस प्रस्तावित कानून की जानकारी किसी को नहीं थी। दादा अब्दुल्ला इस बारे में जरूर जानते होंगे, उसने सोचा और आंखें उस भीड़ में उन्हें खोजने लगी। वे किनारे सोफे पर बैठे थे। इन बातों का हमें क्या पता, हमारा ध्यान व्यापार पर रहता है। उस पर संकट आए तो पता चल जाता है, हम उसका रास्ता ढूंढते हैं। वरना होने को तो यहाँ पता नहीं क्या क्या होता रहता है, किसकी फिक्र करें। मैं समझा नहीं, क्या क्या का मतलब क्या है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में कानून बदले तो हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई, सब बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं। हमने लाख कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, आवेदन किए, पर कुछ हुआ नहीं। ठहरे अपंग, सुनवाई कहाँ होती। लेकिन लोग अखबार तो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। खबर पहले पन्ने पर है तो आप चूक कैसे गए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपकी नजर उस पर पड़ी नहीं होगी। पड़ी होगी, लेकिन हमारे लोग बारीकियां नहीं समझते। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भाव ताव की बातें समझ पाते हैं, फिर उसे समेट कर रख देते हैं। कानूनी बातों का हमें पता कैसे चले, क्योंकि खबर तो अंग्रेजी में है। हमारे आंख कान गोरे वकील हैं, वे कुछ बताते नहीं। उन पर हिंदुस्तानियों का क्या, जो यहीं पैदा हुए, अंग्रेजी बोलते हैं, नौजवान हैं, वे क्या करते हैं। अरे भाई, वे हमारे पास भी नहीं फटकते, हम भी उन्हें नहीं पहचानते। पहचानते तब भी उनसे हमें कुछ नहीं मिलता। दादा अब्दुल्ला ने माथा ठोकते हुए कहा, वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के कब्जे में है। पादरी गोरे हैं जो सरकार के अधीन है, हमें कौन पूछेगा। लेकिन दादा, अगर ये कानून इस तरह पास हो गया तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। ये तो दक्षिण अफ्रीकी जमीन से हिंदुस्तानियों की आबादी को जड़ से मिटा देने की कोशिश है। पहला कदम है, हमारी इज्जत के खिलाफ है। हो सकता है, पर हम करेंगे क्या, आप ही राय दीजिए। अब तक भोज में शामिल होने आए काफी लोग आसपास इकट्ठा हो गए थे, ध्यान से सुन रहे थे। मोहनदास कुछ कहता, इससे पहले एक मेहमान बोल पड़ा, उसी से मुखातिब था। सच बात कहूं तो ये कि इसका एक रास्ता मेरे पास है। आप जिस स्टीमर से हिंदुस्तान जाने की सोच रहे हैं, ना जाएं, महीना भर और रुक जाएं, तो आप जैसा कहेंगे हम लड़ने को तैयार हैं। हाँ दादा, बिल्कुल ठीक, एकदम दुरुस्त। आप गांधी भाई को रोक लीजिए, कई लोगों ने एक साथ कहा। दादा अब्दुल्ला ठहरे उस्ताद, पुराने खिलाड़ी, मौके की नजाकत भांप ली। उन्हें रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है। उनके यहाँ से जाने का जितना दुख मुझे है, आपको भी है। आप सब मिलकर रोकें तो शायद रुक जाए। लेकिन एक बात सोच लीजिए, वे बैरिस्टर हैं, उनकी फीस कौन भरेगा। उन्होंने पूछा, बात फीस की नहीं है, सार्वजनिक काम की फीस कैसी। मुश्किल ये है कि आप में से बहुत से लोगों को मैं जानता नहीं। अगर दादा सेठ को भरोसा हो कि सब मेहनत करेंगे, सब साथ होंगे, तो मैं एक महीना रुकने को तैयार हूँ। रही बात खर्च की, तो खर्च तो होगा,
किताबें खरीदनी होगी, पर्चे छपवा कर बांटने होंगे, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं बतौर फीस एक पैसा नहीं दूंगा। मोहनदास ने कहा तो जलसा एक झटके में राजनीतिक बैठक में बदल गया। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, पैसे जमा हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, कोई समस्या नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपने यहाँ रुकना कबूल कर लिया, इतना हमारे लिए काफी है। कई आवाजें एक साथ आईं। नटाल में दादा अब्दुल्ला के साथ साथ सेठ हाजी मोहम्मद की बहुत इज्जत थी, हिंदुस्तानी समाज के अग्रणी माने जाते थे। एक बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई। दादा अब्दुल्ला ने बैठक के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वहीं तय हुआ कि नटाल का हिंदुस्तानी समाज मताधिकार छीनने के कानून का विरोध करेगा। बैठक में नटाल में पैदा हुए ईसाई नौजवानों को इकट्ठा किया गया। वे आए क्योंकि मताधिकार उनका भी जाना था, भले वो ईसाई हो गए। डरबन की अदालत के दुभाषिए पॉल और मिशन स्कूल के हेडमास्टर गॉडफ्रे उन्हें जोड़ने में मददगार हुए। साथ में एक रजिस्टर रखा गया जिसमें लोगों ने अपने नाम लिखवाए कि वे विधेयक का विरोध करते हैं और उसे रोकने के लिए काम करेंगे। मताधिकार के संकट ने सारे सामाजिक विभाजन खत्म कर दिए। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मालिक नौकर, हिंदू मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग एक कतार में खड़े थे। कोई भेद नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे। इस बीच मताधिकार छीनने वाले विधेयक का दूसरा पाठ विधानसभा में हो गया। एक और पाठ के बाद मत विभाजन होना था और वो कानून बन जाता। समय कम था और विधानसभा में दिए जा रहे अधिकतर तर्क कानून के पक्ष में थे। चर्चा में कई वक्ताओं ने कहा कि नया कानून जरूरी है और उपयोगी भी। हिंदुस्तानी लोगों ने इतने कड़े कानून का विरोध न करके दिखा दिया है कि वे समाज के प्रति कितने लापरवाह हैं। विरोध न करना मताधिकार की उनकी अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्हें मताधिकार की आवश्यकता ही नहीं है, वे इसी काबिल हैं। मोहनदास ने मन ही मन लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली थी। मताधिकार प्राप्त कुल लोगों की संख्या जैसे जरूरी तथ्य जुटाने के बाद उसने विधानसभा अध्यक्ष को तार भेजा कि विधेयक पर चर्चा रोक दें। हिंदुस्तानी समाज पर उस पर अपनी राय रखना चाहता है। हिंदुस्तानी समाज उस पर अपनी राय रखना चाहता है। एक तार मुख्यमंत्री जॉन रॉबिन्सन को भेजा। अध्यक्ष का जवाबी तार आया तो सब खुश हो गए। सदन ने चर्चा 2 दिन के लिए रोक दी। सिर्फ एक रात का समय था। इसी में प्रार्थना पत्र तैयार किया जाना था, प्रतियां बनानी थी। 3 प्रतियां अध्यक्ष को और बाकी अन्य लोगों को भेजनी थी। प्रेस के लिए बयान तैयार होना था। लोग रात भर जागे। अच्छी लिखावट वालों ने पत्र लिखा। व्यापारी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़े कि पत्र पर अधिक से अधिक लोगों के दस्तखत हो जाए। कुछ अखबारों के दफ्तर गए। सुबह तक सारा काम पूरा हो गया। प्रार्थना पत्र भेज दिए गए। अगले दिन अखबारों में खबरें छपी जो अनुकूल थी। विधानसभा में चर्चा हुई। दलीलों का खंडन करने वालों ने अपना पक्ष सही साबित करने की भरपूर कोशिश की। तर्क लचर थे, पर तीसरा वाचन हो चुका था और विधेयक जैसा था पारित हो गया। सब जानते थे कि विधानसभा में नतीजा यही निकलेगा, लेकिन इस एक घटना ने नटाल के हिंदुस्तानियों में नई तरह की ऊर्जा भर दी। सबके लिए नया अनुभव था। व्यापारी समुदाय मानने लगा कि उसे केवल मुनाफे वाले अधिकार के लिए नहीं, कौम के हक के लिए भी एकजुट होना होगा। उस समय लंदन में लॉर्ड रिपन औपनिवेशिक मामलों के मंत्री थे। उपनिवेशों के अधिकारों को लेकर उदार माने जाते थे, कड़े कानूनों के विरोधी थे। पूर्ववर्ती मंत्रियों के कई फैसले पलट दिए थे। तय हुआ कि उन्हें जंगी अर्जी भेजी जाए, बड़ी अर्जी, हालात का ब्यौरा विस्तार से लिखा जाए और अपनी मांग रखी जाए। उस पर जितने लोगों के हस्ताक्षर हो सके उतना अच्छा। मोहनदास ने बहुत तैयारी के साथ अर्जी लिखी। उपनिवेशों में मताधिकार और दूसरे अधिकारों पर जितना साहित्य मिला पढ़ डाला। जोर इस बात पर था कि हिंदुस्तान में लोगों को एक तरह का मताधिकार हासिल है, तो अपेक्षाकृत कम आबादी वाले दक्षिण अफ्रीकी हिंदुस्तानियों से अधिकार कैसे छीना जा सकता है। उन दिनों मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान बादलों में भरा रहता। बारिश जब तब आ जाती। तेज बरसात में सड़कें इस काबिल न बचने की सुरक्षित यात्रा की जा सके।
तमाम लोग सर्दी से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। पूरी भाग दौड़ की, नटाल का एक हिस्सा नहीं छोड़ा, नटाल का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा। हर हिंदुस्तानी घर तक पहुंचे, भले उनके घरों में मीलों का फासला रहा हो। दस्तखत लाने वालों में भरोसे के लोग रखे गए। उनमें आदम जी, रुस्तम जी, सेठ दाऊद मोहम्मद जैसे लोग शामिल थे। जो जाता अपने खर्च पर जाता, किसी ने जेब खर्च तक नहीं मांगा। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी लेकर सुबह निकल पड़ते और दस्तखत की पोटली लेकर देर रात तक लौटते। अर्जी पर दस्तखत लेने में समय इसलिए भी लगा कि बैठक ने इस संबंध में कड़े नियम बना दिए थे। जिससे दस्तखत लेने हो, अर्जी उसे पढ़कर सुनाई जाती और दस्तखत तभी लिया जाता जब वो कह दे कि उसने बात समझ ली है, उसने उससे सहमत है। एक पखवाड़ा लग गया, लेकिन जब दस्तखत के सही नामे गिने गए वो 10,000 से ऊपर निकले। नटाल जैसे इलाके के लिए ये छोटी बात नहीं थी। अव्वल तो हिंदुस्तानी इलाके में बिखरे हुए थे, लेकिन केवल शहरों में नहीं थे। दूसरे, उन्हें बात समझाना आसान नहीं था। शासकों का भय अलग था। अर्जी लंदन भेज दी गई, उसकी 1,000 प्रतियां छपवाई गई। महत्वपूर्ण स्थानीय लोगों और समाचार पत्रों को दी गई। इसका असर हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय लिखा और एक लेख छापकर हिंदुस्तानियों की मांग का समर्थन किया। लंदन के अखबार द टाइम्स ने उनके अधिकारों की वकालत की। सारी गतिविधियां अब तक दादा अब्दुल्ला के घर से हो रही थी, जो एक तरह से धर्मशाला बन गया। लोग आते, दिन भर वहीं रहते, भोजन वहीं होता। दादा खर्चे में जरूर पड़े, पर कभी कुछ कहा नहीं। उसने कई बार सोचा कि दादा के घर में रहकर उसे दफ्तर बना लेना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि वो दूसरा घर तलाश कर ले, ताकि अब्दुल्ला परिवार पर अनावश्यक बोझ न पड़े। ये भी सोचा कि अगर वो दूसरे बैरिस्टरों की तरह अच्छी बस्ती में रह सके तो इससे हिंदुस्तानी समाज का मान बढ़ेगा। इस आपाधापी में 1 महीना बीत गया। मोहनदास को लगा कि इस समय संघर्ष जिस मुकाम पर है उसमें नटाल छोड़ना क्या उचित होगा। खबर फैली तो लोगों ने उसे घेर लिया, आग्रह किया कि वो 1 महीना रुकने की अपनी शर्त तोड़ दे, अस्थायी रूप से नटाल में बस जाए। उन्हें नटाल की जरूरत हो ना हो, नटाल को उनकी जरूरत है। वो खुद यही सोच रहा था, पर इसमें समस्याएं थी। यहाँ रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मेरी कोई आमदनी नहीं है और मैं सार्वजनिक खर्च पर रहना पसंद नहीं करूँगा। वैसे भी रहने के लिए किसी अच्छी बस्ती में दूसरा घर लेना होगा, जो मुश्किल है। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं गांधी भाई, आपका काम हम सब के लिए है, तो सब मिलकर आपका खर्च क्यों नहीं उठा सकते? इसमें आपत्तिजनक क्या है? बात आपत्ति की नहीं है। ये नियम मैंने अपने लिए खुद बनाया है और नियम तोड़ा नहीं जा सकता। नया घर लेकर गृहस्थी चलाने में 300 पाउंड सालाना से कम खर्च नहीं आएगा, जो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा एक बात और है, अगर मैं अपने निजी खर्च के लिए आपसे पैसे लूं तो मूल काम के लिए धन मांगने में मुझे संकोच होगा और अंत में हमारी गाड़ी अटक जाएगी। बस ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। हम इतने पैसे इकट्ठा कर देना हमारे लिए कतई मुश्किल नहीं। हमने इतने दिनों में देखा है कि आप फिजूल खर्ची नहीं करते, इसलिए उस पैसे पर संदेह करने का सवाल ही नहीं है। आपका खर्च हमें देना ही है। मैं इस तरह पैसे नहीं ले सकता, पर एक रास्ता है। आप मिलकर मुझे इतने पैसे का वकालत का काम दिला दें, तभी मैं रह पाऊंगा। इसका वादा कर दें, वही मेरे लिए काफी होगा। मैं नहीं जानता कि मेरी वकालत कैसी चलेगी, क्योंकि मैं कोई गोरा बैरिस्टर तो हूं नहीं, पर दूसरा रास्ता मुझे समझ नहीं आता। वैसे मैं बता दूं कि पहले से वकालत का मेहनताना देने में भी आपका जोखिम है, आप पर भारी पड़ सकता है। तब तक दादा अब्दुल्ला वहां आ गए। चुपचाप खड़े बातें सुनते रहे। बड़ी उम्र के 21 व्यापारियों ने अलग हटकर आपस में बात की और लौट कर कहा, वे अपने काम से संबंधित अदालती सलाह के बदले साल भर की रकम दे देंगे, जिसका कुछ हिस्सा अग्रिम भुगतान के रूप में होगा। और मैं, दादा अब्दुल्ला ने ठहाकों के बीच कहा, वो सारा सामान जो मोहनदास को विदाई के वक्त देने वाला था अब नहीं दूंगा। उसके बदले नए घर के लिए नया फर्नीचर खरीद कर दूंगा। तो ये देखा, मोहनदास को
नटाल में रोक लिया गया। निकलते निकलते हिंदुस्तान के लिए उन्हें रोक लिया गया और उन्हें एक बड़ी वजह मिल गई। हिंदुस्तानियों को वहां पर मताधिकार का, मत प्रयोग करने का अधिकार नहीं था चुनाव वगैरह में। तो मोहनदास की समझदारी की वजह से सभी लोगों ने कहा कि ये मुकदमा वो लड़े। हालांकि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ये बात मोहनदास ने ही उन्हें बताई एक अखबार में पढ़कर, जब वो अपने होटल के रूम में रुका था, कि इंडियन फ्रेंचाइज क्या होता है। और फिर उसने उस पर बहस की, लोगों को इकट्ठा किया, अर्जियां बनवाई, विधानसभा में भेजा और 10,000 दस्तखत इकट्ठे किए। अब आगे क्या होता है इसके लिए एक हफ्ते और इंतजार कीजिए। जब तक मिले अगले हफ्ते, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।